गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्साइयस। तो वत्साइयस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अभी चल रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। पिछले दो वीडियो में हम प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ फैक्ट आज जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान के बारे में। सुल्तान के पास क्या शक्तियाँ थी, क्या जिम्मेदारियाँ थी उसकी, और कैसा व्यक्तित्व होता था, ये सब हम जान चुके हैं। तो आज देखते हैं सुल्तान की उपाधि कहाँ से आई। तो सुल्तान की उपाधि आई तुर्की शासकों के द्वारा। ठीक है, तुर्की शासकों के द्वारा शुरू किया गया सुल्तान की उपाधि। और सबसे पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो वो था महमूद गजनवी। कौन सा शासक सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण किया? तो वो था महमूद गजनवी। ठीक है, सल्तनत की सारी शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। ये चीज़ नई बताने वाली कोई नहीं है, ये पहले भी हम जान चुके हैं। सल्तनत की सारी शक्ति सुल्तान के हाथ में थी, चाहे वो न्यायालय की शक्ति हो या फिर सेना की शक्ति हो। सारी शक्तियां सर्वोच्च रूप में सुल्तान में निहित थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन था? सुल्तान। सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधिकारी या सर्वोच्च न्यायाधीश भी कह सकते हैं, जज कह सकते हैं, वो सब कौन था? सुल्तान। सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था को जो मूल था वो कहाँ से आता है? वो था इस्लामिक धर्म के आधार पर। ठीक है, क्लियर है। सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मूल रूप से इस्लामिक धर्म के आधार पर थी। ठीक है, जैसे आज के ज़माने में मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, उसी टाइप में उस समय भी मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो उसको एक विशेष नाम दिया जाता था। क्या नाम है? मजलिसे खलवत। ठीक है, मजलिसे खलवत नाम था उसका, मंत्री परिषद का। किस समय? दिल्ली सल्तनत के समय में। ठीक है, मजलिसे खलवत। क्लियर है, आगे चलते हैं। और सुल्तान की शक्तियां सबसे उच्च थी, असीम शक्तियां थी उसके पास सल्तनत के समय में। लेकिन कुछ प्रभाव भी होता था। तो किन लोगों का प्रभाव होता था? वो होता था अमीर वर्ग का, या कहीं कहीं सरदार बोला जाता है इनको, या फिर इनको नोबेल्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, नोबेल्स हैं अमीर या सुल्तान नहीं, सरदार। ठीक है, अमीर या सरदार या फिर नोबेल। तो इनका प्रभाव होता था सुल्तान की शक्तियों पे। और अमीर दो ग्रुप्स में बटे रहते थे। एक तो होते थे तुर्क टाइप के जो होते थे, और दूसरे जो होते थे नान तुर्क, यानी कि गैर तुर्क। नान तुर्क माने गैर तुर्क, जो कि तुर्क प्रजाति से या तुर्क मूल के लोग नहीं होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो जातियों के लोग थे। एक तो तुर्क होते थे, दूसरा होते थे जो ऐसी जातियों से बिलोंग करते थे, नोबेल्स, जो कि तुर्क नहीं होते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दो भागों में या दो ग्रुपों में बटा रहता था अमीरों का वर्ग। अब इल्तुतमिश के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध सरदारों का ग्रुप था, जो कि मैं इल्तुतमिश के वीडियो में बता चुका हूँ। चहलगाने चालीसा नाम था उसका। कितने सरदार होते थे? 40। ठीक है, 40 अमीरों का दल या फिर 40 सरदारों का दल। ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 नोबेल्स
ये क्या था, चहलगाने चालीसा। ठीक है। अमीरों का महत्व तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए, इन नोबेल्स का सबसे अधिक इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा कब बढ़ गया, तो वो था लोधी वंश के समय पर। ठीक है, लोधी वंश के समय पे इनका महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। अब आगे देख लेते हैं मुहत्सिब क्या है। मुहत्सिब एक अधिकारी होता था जिसका काम होता था कि नैतिक नियमों का पालन कराना। कौन करेगा नैतिक नियमों का पालन, वो था जनता का। ठीक है, जनता के द्वारा नैतिक नियमों का पालन करवाना और उनके नैतिक आचरणों पर, किसके नैतिक आचरणों पर, प्रजा के, जनता के। ठीक है, उस पर नियंत्रण करना या करवाना। ठीक है, ये जिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी उसका नाम होता था मुहत्सिब। ठीक है, मुहत्सिब, क्लियर है। मुहत्सिब वह प्रशासनिक अधिकारी था जिसका कार्य नैतिक नियमों का पालन करवाना और प्रजा के आचरण पर नियंत्रण रखना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दिल्ली के प्रशासन के बारे में बात की जाए तो उसका प्रशासन जो देख रेख जिसको करना होता था वो कोतवाल होता था। ठीक है, कोतवाल देखता था। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कौन देखता था, कोतवाल, जो कि न्यायिक व्यवस्था को भी देखता था और पुलिस व्यवस्था को देखता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी और बलबन ने सिख नामक इकाई का गठन किया था। बलबन ने कब किया था, 1279 एडी, यानी कि 1279 ईस्वी में, 1279 में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और इल्तुतमिश के समय वाले वीडियो में भी बताया था कि इल्तुतमिश ने एक प्रणाली का गठन किया था, इक्ता प्रणाली। इसमें क्या था कि सल्तनत को कुछ भागों में या कुछ प्रांतों में बांट दिया जाता था, तो उन बटे हुए भागों या प्रांतों को कहा जाता था इक्ता। ठीक है, जिससे कि शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और बाद में इक्ता को भी बांट दिया सिख में, तो सिख का गठन करने वाला कौन था, बलबन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इक्ता कैसे है, सिख कैसे है, ठीक है, परगना कैसे है, गांव कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आपने ना देखा हो तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। मोरक्को का एक यात्री आया था, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो इसने एक चीज़ और बताया है कि परगना और गांव के बीच में भी एक कड़ी होती थी, और वो होता था 100 गांव का एक ग्रुप। ठीक है, 100 गांव का एक ग्रुप होता था जो कि परगना और गांव के बीच होता था, शासन की एक इकाई होती थी। इसको बोला जाता था सादी। ठीक है, सादी बोला जाता था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इक्ता बटा होता था सिख में, सिख में बटा होता था परगना में, और परगना बटा होता था ग्राम या गांव में। लेकिन इब्न बतूता ने ये बताया है कि गांव और परगना के बीच में भी एक कड़ी होती थी शासन की इकाई के रूप में, वो था सादी, जो कि 100 गांवों का समूह होता था। ये कौन बताया था, इब्न बतूता ने। ठीक है, आगे चलते हैं। सैन्य प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो सल्तनत काल की जो सेना थी 2 भागों में बटी थी, एक सेंट्रल थी और दूसरी स्टेट की, यानी कि प्रांत की। तो जो प्रांत की थी उसको बोला जाता था हरमे अतरफ, और जो सेंट्रल की होती थी दिल्ली सल्तनत की, उसको बोला जाता था हरमे कल्ब या फिर हस्मे कल्ब। ठीक है, हस्मे कल्ब या हस्मे सुल्तानी। और प्रांतीय सेना को बोला जाता था हस्मे अतरफ। ठीक है, मैंने भी गलती से हरमे बोल दिया था, हरमे नहीं हस्मे है। ठीक है, तो केंद्रीय सेना थी हस्मे कल्ब या हस्मे सुल्तानी। ठीक है, दोनों नाम में कोई भी बोला जाए एक ही बात है, केंद्रीय सेना, सेंट्रल आर्मी। ठीक है,
और प्रांतीय सेना को बोला जाता था हस्मे अतरफ। और एक होती तो घुड़सवार टुकड़ी, मतलब कि ऐसे सैनिक जो कि सेना के भाग हैं और घोड़ों पर सवार होकर युद्ध लड़ने के लिए निकलते हैं। तो इन लोगों का जो ग्रुप होता था उसको बोला जाता था सवारे कल्ब। ठीक है, सवारे कल्ब बोला जाता था किसको, जो घुड़सवारी वाले सैनिक होते थे उनका जो ग्रुप होता था उसको सवारे कल्ब कहा जाता था। और सैन्य का जो विभाग था, मतलब कि सेना का विभाग जो था उसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, और दीवाने अर्ज का जो मुखिया होता था या प्रधान होता था वो था आरजे मुमालिक। आरजे मुमालिक। लेकिन अगर कहा जाए कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था तो वो सुल्तान हो जाएगा। यहाँ पे आरजे मुमालिक जो है वो सेना का प्रधान जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति सुल्तान के पास ही थी, वही सर्वोच्च सेनापति होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्थाई सेना का जो गठन है वो श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अस्थाई सेना का गठन का जो श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। ये जब मैं अलाउद्दीन खिलजी का वीडियो बता रहा था उसमें मैंने बताया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, और सल्तनत कालीन का जो सैन्य संगठन है वो मुख्यतः तुर्क और मंगोल पद्धति पे आधारित था। ठीक है, तुर्क और मंगोल पद्धति पर आधारित है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि सेना की व्यवस्था कैसे होती थी, उसको देख लेते हैं। अगर 10 घुड़सवार हैं तो उनका जो समूह बनेगा तो उसका एक मुखिया होगा, उस मुखिया को बोला जाता था सरखेल। ठीक है, मतलब कि एक सरखेल के अंडर 10 घुड़सवार होते थे। और फिर 10 सरखेलों का जब समूह बनता था उसका मुखिया कहा जाता था सिपा सालार। मतलब कि सिपा सालार के सिपा सालार के अंडर में 10 सरखेल होते थे। और 10 सिपा सालार का जो ग्रुप होता था उसका जो मुखिया होता था वो अमीर होता था। मतलब कि अमीर के अंडर में 10 सिपा सालार होते थे। और जो अमीर होते थे 10 अमीरों का जो मुखिया बनता था वो होता था मलिक। और 10 मलिकों का जो मुखिया होता था वो खान। और 10 खानों के समूह का मुखिया स्वयं सुल्तान होता था, सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति। अब इसी का उल्टा मैं आपको समझा देता हूँ। सुल्तान जो था सर्वोच्च सेनापति था, सुल्तान के अंडर में थे 10 खान और एक खान के अंडर में होते थे 10 मलिक और एक मलिक के अंडर में होते थे 10 अमीर। ठीक है, और एक अमीर के अंडर में होते थे 10 सिपा सालार और एक सिपा सालार के अंडर में होते थे 10 सरखेल। तो ये वाइसे वर्सा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत कालीन जो सैन्य व्यवस्था है वो दशमलव प्रणाली पर थी। दशमलव प्रणाली का मतलब कि जैसे 10-10 के ग्रुपिंग में जो हो रहा है ना, ये है दशमलव प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की व्यवस्था प्रारंभ किया था। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जब अलाउद्दीन खिलजी का वीडियो पढ़ा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की क्लास में मैंने ये चीज़ बता दी थी। हुलिया और महाल की व्यवस्था जब किया था उसी के अंतर्गत आएगा घोड़ों को दागने की व्यवस्था। और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि सैनिकों को नगद वेतन नहीं देता था, वो वेतन के बदले इक्ता देता था कि ये इक्ता तुम्हारा हो गया। तो उस इक्ता में जाकर वो लगान वसूल कर सकते थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश
नगद वेतन नहीं देता था, वो वेतन के रूप में इक्ता देता था। तो ये अब यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पूरी तरह से ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।